जीत दर्ज कर ली है और जिसके चलते आपको बता दें कि देखिए बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि साथ में 6 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी ने जीत हासिल की है। तो वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है और जिसके चलते देखिए जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यालय लखनऊ की ये तस्वीरें जहां पर देखिए जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और किस तरीके से आतिशबाजी की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिला है और साथ ही साथ आतिशबाजी की जा रही है। विजय उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे और इस दौरान तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जमकर आतिशबाजी की गई, जश्न मनाया गया और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में अलग सा उत्साह, क्योंकि इस चुनाव को एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर उपचुनाव को देखा जा रहा है 27 के विधानसभा चुनाव से पहले। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस था बीजेपी का, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस चुनाव को बैकअप के तौर पर देखा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। और यह भी जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। मतदान के दिन से ही समाजवादी पार्टी जिस तरीके से नलगल प्रलाप कर रही थी, जनता जनार्दन ने उसको कैसे जवाब दिया है। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो देखिए तस्वीरें बीजेपी कार्यालय से हैं लखनऊ से और यहां पर जीत का जश्न आखिर किस तरीके से मनाया गया, क्योंकि दोनों ही तरफ से कड़ा मुकाबला देखने को मिला। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो फैसला आया, जो नतीजे आए, वो कुनरकी में देखने को मिले, क्योंकि यहां पर 60 और 40 का आंकड़ा है मुस्लिम और हिंदू के बीच में, हिंदू वोटर्स के बीच में, लेकिन यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आज दिन भर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। उन्होंने क्या तस्वीरें देखी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कफील हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ बन चुके हैं और दीपक हमारे सहयोगी कानपुर से, तो वहीं वेद काश हमारे सहयोगी अंबेडकर नगर से और लोकेश हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। गढ़ था बीजेपी का और बीजेपी ने इस गढ़ को बचा लिया, क्या अपडेट, जानकारी, किस तरीके से आज पूरा दिन आपने क्या देखा? देखिए प्रेमत, अगर इस सीट पर कहें तो बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। पहले 17, 22 और फिर से अब उपचुनाव भी इन्होंने जीत लिया है। एक बार उम्मीद थी कि सपा 20 साल पहले का कुछ दोहरा पाएगी, लेकिन ये उम्मीद सपा के लिए नाकाफ़ी रही और उन्हें मायूसी हाथ लगी। इस सीट पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्होंने करीब 69,000 वोटों से जीत दर्ज की है, जो कि कम वोटिंग परसेंटेज होने के बावजूद भी एक बड़ी जीत के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि वोट जो है वो कास्ट, जी बिल्कुल 33% वोट पड़ा था, लेकिन जो कुल वोट पड़े उनमें से अकेले 63% से ज़्यादा वोट बीजेपी के हिस्से में गए। और इसके अलावा अन्य जो पार्टियां हैं, केवल समाजवादी पार्टी एक ऐसी जो उनके कैंडिडेट थे केवल वो अपनी जमानत बचाने में कामयाब रह पाए हैं। इसके अलावा बीएसपी से लेकर तमाम अन्य कैंडिडेट्स जो हैं उनकी जमानत तक जब्त हो गई, चाहे उसमें आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे AIMIM हो। इस पूरे चुनाव को अगर आप शुरुआत से देखें तो ये लग रहा था कि वाकई बीजेपी इस चुनाव को लड़ने के मूड में नज़र आती है। एक अग्रेसिव कैंपेनिंग हुई पूरी संगठन के स्तर से, पार्टी के स्तर से, चूँकि एक महानगर अध्यक्ष को टिकट दिया गया था और उसकी पैरोकारी मौजूदा जो गाजियाबाद के सांसद हैं उन्होंने की थी। उस पैरोकारी के बाद टिकट दिया गया, पूरा संगठन लगा और एक अग्रेसिव कैंपेनिंग हुई। मुख्यमंत्री
चुनाव से पहले 2 बार आए, आचार संहिता लगाने के बाद चुनावी कैंपेन करने 2 बार आए, रोड शो निकाला, और जिस इलाके में सबसे पहले बीजेपी को वोट्स नहीं मिलते थे वहाँ पर बम्पर वोट मिले। और समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का नारा दिया था कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और ये नारा बिल्कुल धराशायी हो गया, क्योंकि यहाँ पर पिछड़े समाज ने भी, दलित समाज ने भी वोट किया है और बम्पर वोट किया है बीजेपी को जाकर के। और ये आंकड़े बताते हैं इस तरीके से, क्योंकि पूरी जो वोट डाले गए उसमें से अकेले 63% बीजेपी ले गई। जहाँ तक कि जो दलित बहुल क्षेत्र थे वहाँ से भी जब ईवीएम खुल रही थी तो एक बूथ पर 400 वोट बीजेपी को थे, बाकी दूसरों को 150 से 200 वोट थे, और कई लोग तो जीरो पे ही सिमट के रह गए। तो आप इसको अगर देखें तो जो कटेंगे तो जो बटेंगे तो कटेंगे जो नारा था वो लोगों को अपील कर गया। और चूंकि उपचुनाव भी था, और इस नारे का ये इस करामात देखिए कि इसको थोड़ा सा फिल्टर करके, थोड़ा पॉलिश करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हम एक रहेंगे तो नेक रहेगा नारा दिया। ठीक है लोकेश, और मैं लौटूंगा आपके पास, संबोधन में भी इन दोनों ही नारों का जो है जिक्र करते नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगा। और हमारे सहयोगी वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं अम्बेडकर नगर से। वेद, यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी को एक लंबा अरसा बीत गया इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए, और वो जीत जो है वो धर्मराज निषाद ने दिलाई है यहाँ पर। टिहरी विधानसभा सीट जो है, इस सीट पर बीजेपी ने बड़े अंतराल से जो है चुनाव को जीता है, क्योंकि 33,000 का आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लालजी वर्मा का कभी गढ़ माना जाता था, क्योंकि लालजी वर्मा 2022 में इसी सीट से विधायक थे, इसके पहले भी वो विधायक थे, हालांकि 2024 में वो सांसद चुने गए। कुल मिलाकर लोगों के मन में था कि सीट जो है समाजवादी पार्टी बचा ले जाएगी। लेकिन उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बार रैलियां की, और बाकायदे जो है लालजी वर्मा का जो गढ़ माना जाता है इब्राहिमपुर क्षेत्र, वहां भी आखिरी जनसभा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, जिस जनसभा में काफी भीड़ जुटी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कहीं ना कहीं इस नारे का जो है असर वो अम्बेडकर नगर कटेहरी की विधानसभा से की जनता पर देखने को मिला है। जिस तरीके से ये बसपा का गढ़ माना जाता है, और यहाँ से जो अमित वर्मा जो प्रत्याशी थे बसपा के, वो भी 35,000 वोट ले गए। क्या इसको बड़ा घाटा किसके लिए माना जाए? क्या समाजवादी पार्टी को बड़ा घाटा माना जाए इसके लिए? बिल्कुल, देखिए जो कटेहरी विधानसभा सीट है, इस सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। हालांकि इस बार दलित मतदाता कहीं ना कहीं मुकर हुए हैं, वो सब बसपा में नहीं जाकर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ उनका रुख हुआ है। बीजेपी को जो है दलित मतदाताओं का एक बेहतर वोट मिला है, और यही वजह है कि अमित वर्मा जो है वो महज जो है 35-41,000 वोटों में ही सिमट कर रह गए। ठीक है, दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कानपुर में अगर बात की जाए सीसामऊ सीट, और ये सीट जो है वो बीजेपी हार गई, समाजवादी पार्टी खाते में गई, क्या अपडेट जानकारी? क्योंकि देखिए, अगर करहल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, इकलौती सीट है जो समाजवादी पार्टी जीती है, क्या मुद्दे रहे यहाँ पर जो बीजेपी भांप नहीं पाई? जी प्रियवत, देखिए आपको बताऊं कि बीजेपी की तरफ से एक नारा दिया गया था, बटेंगे तो कटेंगे। ये फार्मूला जो है वो यहाँ सीसामऊ की जनता ने जो है इस नारे को पूर्णतया नकार दिया, और एक बार फिर जो है समाजवादी पार्टी के खाते में यह सीट चली गई। बताऊं आपकी, इस नारे को नकारने के साथ ही बीजेपी का कमल जो है यहाँ पर फिर एक बार खिलते खिलते रह गया, और लगातार तीसरी बार जो है समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जीत की हैट्रिक लगाई, और लिहाजा नसीम सोलंकी जो है वो 8,629 वोटों से जो है वो विजय प्राप्त करने में सफल रही। अगर आज की काउंटिंग की बात किया जाए तो सुबह से ही देखिए दोनों प्रत्याशी जो है वो अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे थे। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी के साथ साथ जो समर्थक थे वो भी जो है अपनी अपनी प्रत्याशियों की जीत के दावे करते नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही जो है काउंटिंग स्टार्ट हुई, केवल एक राउंड अगर आप छोड़ दीजिए तो कोई भी ऐसा 20 राउंड हुए और कोई भी ऐसा राउंड नहीं था जिसमें जो है बीजेपी का प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी से आगे निकला हो। ये बताऊं आपको कि पहले राउंड से ही जो है समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया, और तीसरे राउंड तक जाते जाते जो है जरूर बीजेपी का प्रत्याशी 50 वोटों से समाजवादी पार्टी से आगे रहा। लेकिन जैसे जैसे ये राउंड वार जो है वो काउंटिंग चलती गई, वैसे वैसे जो है बीजेपी का प्रत्याशी लगातार पिछड़ता रहा। अंतिम के जो 2 राउंड थे प्रियवत, बताऊं आपको कि 10,000 वोटों की काउंटिंग होनी थी, और सपा का प्रत्याशी जो है वो 14,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी से आगे चल रहा था। तो कह सकते थे वहां पर जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी
कि जीत जो है वो पक्की हो गई थी, क्योंकि 10,000 वोटों की काउंटिंग होनी थी और 14,000 वोटों से आगे थे। हाँ, ये जरूर कह सकते थे कि जीत हार का अंतर जो है वो कितना होगा, लेकिन जीत जो है वो समाजवादी प्रत्याशी की 18वें राउंड में ही तय हो चुकी थी। जी ठीक है। और कफील हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। कफील, आज दिन भर देखा आपने किस तरीके से वार पलटवार और अप्स एंड डाउन्स, सांसें थमती रहीं फिर बढ़ती रहीं। हम और आप ग्राउंड में, मैं स्टूडियो में देख रहा था। क्या रहा देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो चारों सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में गई हैं। इधर पूर्वांचल की बात कर लें तो जो सीटें हैं वो भी बीजेपी के खाते में गई है। करहल सीसामऊ को छोड़ दिया जाए तो ये सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं। कैसे देखते हैं आप आने वाली 27 की राजनीति से जोड़ते हुए इसको? बिल्कुल, देखिए आज जब बीजेपी ने इन 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसके बाद बीजेपी कार्यालय में जमकर जश्न मनाया जा रहा था। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो ख्वाब देख रहे हैं सत्ताधीश बनने का, वो भूल जाए। 2027 में भी जनता इनको इसी तरह नकारेगी। तो तमाम ऐसी भाषणबाजी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ, आज जो उसके नतीजे आए, उसमें बीजेपी ने एक बाजी मारी, 7 सीटों पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है करहल, वहाँ से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। इसके अलावा जो सीसामऊ सीट थी, वहाँ पर भी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं। बीजेपी इस वक्त मजबूत स्थिति में है। जो आने वाला विधानसभा चुनाव है 2027 में, वो कहीं ना कहीं ये उपचुनाव उसके लिए इंडिकेशन है। समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आने वाला समय। उनको अपनी एक बार फिर से रणनीति बनानी पड़ेगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही थी, इस बार के चुनाव में ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं पड़ा और नतीजे सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। इस बार का जो चुनाव था उसमें कई नारेबाजी हुई बीजेपी की तरफ से, बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तमाम ऐसी नारेबाजी हुई। इसका भी असर देखा गया। खास तौर से अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आज के इस नतीजे में मीरापुर सीट आरएलडी के पास थी, आरएलडी ने उसको दोबारा अपने कब्जे में कर लिया। इसके अलावा जो कटहरी सीट थी वहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मुरादाबाद सीट काफ़ी दिलचस्प रही, क्योंकि यहाँ पे 60% मुस्लिम आबादी थी। कुंदरकी विधानसभा जो है, उसके बावजूद बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो 1,43,000 मतों से जीते हैं। तो ये एक बड़ी जीत है। कहीं ना कहीं सभी समुदाय का वोट भी बीजेपी को मिला है। यही वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि जो बटेंगे कटेंगे उसको जनता समझी और इतने अच्छे अंतर से उनको जीत दर्ज करवाई। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। और लोकेश हमारे साथ बने हुए। लोकेश, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 4 सीटें पड़ती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव में। खैर कुदरकी और साथ ही साथ मीरापुर और ये गाजियाबाद सदर, चारों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। और ऐसे में कुदरकी वाली तो चौंकाने वाली जीत है, क्योंकि यहाँ पर सिटिंग विधायक थे समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क, वो अब सांसद बन चुके। और उसके बाद इस सीट पर तो समाजवादी पार्टी पूरी कयास लगाए हुए बैठी थी कि ये जो सीट है वो हमारे खाते में आएगी। लेकिन उसके बाद जो नतीजे आए, लगभग 1,43,000 वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल की। 60% यहाँ पर, 65% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं। क्या हुआ आखिर ऐसा है वहाँ पर जो ये सीट जो है देखिए यही चर्चा का विषय बनी हुई है? देखिए ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरे वेस्टर्न यूपी को बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। और चूँकि आरएलडी, हम बीजेपी नाम इसलिए ले रहे हैं कि चाहे आरएलडी का चुनाव लड़ा गया हो मीरापुर में, लेकिन कैंडिडेट जो थी मिथिलेश पाल वो बीजेपी की ही कैंडिडेट थी। गाजियाबाद क्लीन स्वीप, इसके अलावा खैर की सीट, और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले 5 के 9 सीटों के जो परिणाम थे उसमें कुंदरकी है, जहां पर 60 और 40 के रेशियो पे मुस्लिम और हिंदू मतदाता हैं। बावजूद इसके 1,43,000 वोटों से जीत ये दिखाती है कि मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है।
और जो बूथ वाइज जो मतदान केंद्रों के हिसाब से जो ईवीएम्स खुली हैं वो ये दर्शाती हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी बीजेपी को वोट मिले हैं। और ये चौंकाने वाले नतीजे इसलिए हैं क्योंकि जब भी हम और आप चर्चा करते थे इस पूरे चुनाव को लेकर के, तो करहल के बाद सबसे सेफेस्ट सीट जो है वो कुद्दर की मानी जाती थी और सीसामऊ। अगर आप बीजेपी की जीत देखेंगे आप सभी सीटों पर तो एक अच्छे खासे बड़े मार्जिन से जीत हुई है, जबकि समाजवादी पार्टी ने जिन 2 सीटों पर जीत की दर्ज की है, चाहे वो करहल की हो चाहे सीसामऊ की, आप देखेंगे तो 12 और 14 हज़ार की लीड से केवल वो सीटें जो है जीती गई हैं। तो ये एक दर्शाता है कि जिस उपचुनाव को दरअसल 2027 के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा था और बीजेपी इस चुनाव को एक अलग नज़रिए से देखे थी, क्योंकि 24 की जिस तरीके का परिणाम रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें लैक हुई थी, कम हुई थी और ये चुनौती थी उनके सामने भी, उनकी लीडरशिप के सामने कि उपचुनाव के भीतर किस तरीके से अपने उस खोए हुए विश्वास को वापस पाए और जो कार्यकर्ता थे उनको किस तरीके से और ज्यादा बढ़ाए। और ये परिणाम न केवल बीजेपी को ये देती है बल्कि लोकेश एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा कि आखिर वो रीजन क्या था जो वहां से प्रत्याशी थे हाजी साहब, उन्होंने कह दिया था कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं और उसके बाद जब नतीजे आते हैं तो इतना बड़ा आंकड़ा होता है, इतना बड़ा फासला होता है दोनों प्रत्याशियों के वोटों के बीच में। देखिए ये बात जरूर है कि उन्होंने चाहे ये कहा हो कि लेकिन वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज ये दर्शाती है कि लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस चुनाव के भीतर और पार्टिसिपेशन का ही नतीजा है कि 1,43,000 वोटों से ज़्यादा से जीत दर्ज की गई। और ये पहली बार नहीं तो जो कैंडिडेट थे ठाकुर रामवीर सिंह वो लगभग मेरे मुताबिक वो करीब 3 चुनाव वहाँ से हार चुके हैं और उसके बाद चौथी बार में उन्होंने बम्पर जीत दर्ज की है। और हर किसी के लिए बार बार ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो दरअसल शोध का विषय है और ऐसे कैंडिडेट जो कि मुस्लिम बाहुल सीट से जीत करके आए इतने ज़्यादा मतों से, तो ये दर्शाता है कि बीजेपी का वो बटोगे तो कटोगे का नारा भी कामयाब हुआ है और उनके विकास वाली रणनीति भी कामयाब हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सामने भी एक चुनौती है कि वो अब 2027 में क्या इसी पीडीए के नारे के साथ उतरेगी या फिर कोई और रणनीति बनाएगी, क्योंकि उनकी ये वाली रणनीति जो है पीडीए की वो जो है वो इस चुनाव के अंदर फेल होती नजर आई और केवल वो 2 सम्मान वाली सीटें थी या यूँ कहें कि पारिवारिक सीटें थी वो जता पाई, जीत उसमें दर्ज कर पाई। कानपुर वाली सीट पर के बारे में ये भी कहा था कि इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद से एक लोगों में सिंपैथी थी उनकी पत्नी को लेकर के, इसलिए वो सीट जीती और वो सीट भी 1992 से लगातार समाजवादी पार्टी के पास है। तो ये 2 अगर सीटों को छोड़ें आप तो आप सभी सीटों पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इस चुनाव के दौरान जितनी मेहनत बीजेपी ने की थी उतनी मेहनत समाजवादी पार्टी के नेता भी और लीडरशिप भी ये जानती है कि वो मेहनत कैंपेन के दौरान उन लोगों ने नहीं की। परिवार की सीटें जो थी चाहे वो करहल की हो वहाँ पर जरूर बड़े नेता बड़े चेहरे दिखाई दिए, इसके अलावा कुछ और पूरब की सीटें, लेकिन मैं अगर पश्चिम के संदर्भ में बात करूं तो बहुत ज़्यादा उस तरीके की कैंपेन नहीं हुए और ये माना जा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी एक आसानी से एसेस नहीं देगी इस चुनाव में, लेकिन उन्होंने बीजेपी के लिए आसान किया इस पूरे चुनाव को। अपने चुनाव प्रचार किए जरूर लेकिन उसका फलस्वरूप जो रिजल्ट है वो उनके फेवर में नहीं आया है। ठीक है। और वेद प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ अंबेडकर नगर से लगातार बने हुए। वेद देखिए जिस तरीके से अगर तीनों प्रत्याशियों की बात की जाए तो तीनों प्रत्याशियों का बसपा से पुराना नाता है, चाहे हम लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा की बात कर लें, चाहे हम अमित वर्मा की बात कर लें, चाहे हम धर्मराज निषाद की बात कर लें, लेकिन देखिए जिस तरीके से बसपा ने जो खेल किया है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आया। जिस तरीके से लालजी वर्मा जो विधायक थे 2022 में और अब सांसद हैं, एक बड़ी उन्होंने प्लानिंग की थी लेकिन वो कामयाब कहीं ना कहीं होती हुई नजर आई। सवाल किया है कुल मिलाकर धर्मराज जो बीजेपी के प्रत्याशी है यदि बसपा के ही कभी हमरा हुआ करते थे कि बसपा सरकार में कई बार मंत्री रहे, विधायक रहे। और धर्मराज निषाद का एक और है कि वो जब भी कचहरी से चुनाव लड़े वो कभी चुनाव नहीं जीते। हालांकि 1991 के बाद 1991 में बीजेपी जो है कचहरी में चुनाव जीती थी, केवल बीजेपी का किया था। ये एक लंबे अंतराल के बाद जो है लगभग करीब 35 साल बाद बीजेपी जो है दोबारा जो है यहाँ कचहरी में अपनी वापसी की, वो भी धमाकेदार वापसी की है। कुल मिलाकर अमित वर्मा जो है वो भी जो है कहीं ना कहीं बीएसपी से ही कांग्रेस से बीएसपी में आए और लालजी वर्मा भी जो है बीएसपी के ही हमरा हुआ करते थे। हालांकि लेकिन इस चुनाव में जो अब देखने को मिला कि बीएसपी का जो वोटर है, जो कोर मतदाता है, वो कहीं ना कहीं किसका है,
क्योंकि ये ना तो समाजवादी पार्टी को गया और न बीएसपी को गया है, सीधा बीजेपी की तरफ गया है। क्योंकि बताया जा रहा है, जो हमारे कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट है जिनसे हमने बात की, इन्होंने बताया करीब 10 से 15 हजार ऐसे वोट बीएसपी के थे जो बीजेपी में डाइवर्ट हुए, और यही वजह है कि जो बीजेपी है कितने बड़े अंतराल के साथ जो है कटेरी में चुनाव जीती है। बिल्कुल। और क्या फैक्टर्स रहे जिसको समाजवादी पार्टी भांप नहीं पाई? लोकसभा चुनाव में तो भांप गई, लेकिन यहाँ पर नहीं भांप पाई, जिसके चलते यहाँ पर एक बड़ी हार हुई है शोभावती वर्मा की। देखिए, शोभावती वर्मा के हार के पीछे की एक वजह और परिवारवाद का, क्योंकि कटेरी में जब चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हुआ, जब शोभावती वर्मा का जो है समाजवादी पार्टी से टिकट फाइनल हुआ, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में जो है एक विरोध शुरू हो गया था कि यानी वो एक ही परिवार में जो है सांसद भी रहेंगे, विधायक भी रहेंगे। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो है ये आरोप जो है बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है कि शोभावती वर्मा के हार के पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है। ठीक है, कफील हमारे सहयोगी बने हुए हैं लखनऊ से। कफील, कैसे देखते हैं आज के इस चुनाव को, पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी मजबूत स्थिति में ले जा रहे हैं। आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब और मजबूत हो गई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया बीजेपी कार्यालय में कि ये समाजवादी पार्टी के अंत की शुरुआत है, और इस नतीजे से ये उद्घोषणा हो गई है कि अब समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। तमाम ऐसी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, क्योंकि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन ने जीती है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जीत है। कुछ ऐसी सीटें थी जहां पे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन उसके बावजूद एनडीए गठबंधन ने वहां पर जीत दर्ज की। तो जो पश्चिम इलाका है वहाँ पर बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा अगर फूलपुर सीट की बात करें, तीसरी बार बीजेपी ने वहाँ पर एक बार फिर जीत दर्ज की है। कटेहरी में जीत दर्ज की है। तो तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांटे की टक्कर थी, लेकिन जब बीजेपी के पक्ष में नतीजे आए तो वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। काफ़ी बड़े अंतर से जीत भी दर्ज की गई है। कोई 1 लाख वोट से जीता है, कोई 30,000 वोट से जीता है, 10,000 वोट से। तो तमाम ऐसे बड़े बड़े आंकड़ों से जीत दर्ज की गई है। तो बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है। जो नारेबाजी हुई, तमाम नारे दिए गए, उसका भी असर इस चुनाव में देखने को मिला। बटेंगे कटेंगे, ख़ास तौर से ये नारा काफ़ी चर्चित रहा था। पूरे देश में इसकी गूंज हुई, चाहे वो महाराष्ट्र चुनाव हो, झारखंड चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो। इन तमाम जगह बटेंगे कटेंगे नारे को काफ़ी पसंद किया गया। 7 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, उसके बाद अब जो तमाम कार्यकर्ता है वो काफ़ी जोश में है। यही वजह है कि आज बीजेपी कार्यालय के बाहर और अंदर बड़ी संख्या में हुजूम देखने को मिला। तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद थे, आतिशबाजी हुई, सब लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और 2027 की तैयारी का संकेत भी दे दिया गया है। ये जो जीत है उपचुनाव की, ये 2027 का एक बड़ा संकेत है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे बीजेपी काफ़ी गदगद है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस इस उपचुनाव में काफ़ी ख़राब रहा। करहल सीट उनकी परंपरागत सीट रही है, वहाँ से ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी सीट निकाल लेगी और उसने निकाली भी। इसके अलावा सीसामऊ की बात करें तो सीसामऊ में भी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कर ली है, सपा के खाते में वो भी सीट आई है। लेकिन अगर कुंदरकी की बात करें और कटहरी की बात करें या फूलपुर की, यहाँ पे कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, माना जा रहा था कि इसमें फाइट होगी। लेकिन जब नतीजे आए तो वो बीजेपी के पक्ष में आए। तो समाजवादी पार्टी को अब आने वाले 27 विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी मजबूती से तैयारी करनी होगी। जो पीडीए गठबंधन है और पीडीए नारा जो है उसको काफ़ी संभाल कर और जो तमाम पार्टियां उससे गठबंधन करके कई रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। तो समाजवादी पार्टी के लिए आने वाला वक्त काफ़ी कठिन है। अब देखना ये होगा 2027 में किसके पक्ष में ये नतीजे आते हैं, किसकी सरकार बनती है। बिल्कुल। और कटहरी सीट को लेकर अगर बात की जाए और साथ ही कुदरकी सीट को लेकर बात की जाए, ये 2 गढ़ माने जाते थे। चाहे हम कुदरकी सीट को बात करें तो 31 सालों बाद यहाँ पर इस किले को ढा पाई समाजवादी पार्टी के किले को बीजेपी। और कटहरी सीट को लेकर अगर बात की जाए तो एक लंबा संघर्ष करना पड़ा बीजेपी को। यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी
के साथ साथ बीएसपी का भी गढ़ रही है कटेरी सीट। कैसे देखते हैं कि बड़ी रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी ने तैयार की थी, जो आज ये नतीजे जिस तरीके से आए? बिल्कुल, देखिए इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो रैली थी, जो सभाएं थी, उसका भी काफी असर पड़ा है। मुख्यमंत्री ने ऐसी तमाम सीटों पर काफी मेहनत की जहां पर कड़ी टक्कर थी। कटहरी भी उसमें से एक ऐसी ही सीट है जहां पर मुख्यमंत्री ने सभाएं की सभाएं की थी और उसका असर देखने को मिला। लालजी वर्मा की ये काफी मजबूत सीट मानी जाती थी, लेकिन अब बीजेपी के खाते में है। बसपा के वोटर यहाँ पर काफी ज्यादा थे, तो बसपा ने भी काफ़ी वोट काटा है यहाँ पर, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बल देगी आगे आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी को। इसके अलावा कुंदरकी की बात करें, कुंदरकी वाकई चौंकाने वाला नतीजा है, क्योंकि कुंदरकी में 60% मुस्लिम आबादी है, जो वोटर हैं वो 60% हैं। उसके बावजूद बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर का झुकाव है वो बीजेपी की तरफ इस बार उपचुनाव में देखने को मिला। अगर यही चीज़ें आगे आने वाले 27 में बनी रही तो बीजेपी को जिस तरह से जीत अभी मिल रही है, आने वाले वक्त में और मजबूत स्थिति में बीजेपी होगी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को देखिए एक चीज का और जिक्र करना चाहूंगा, जिस तरीके से हम सभी ने देखा था कि चुनाव में किस तरीके से वार पलटवार देखने को मिला था। 20 तारीख का वो दिन था जब दोनों पार्टियां आमने सामने थी और ये कई आरोप लगाए गए थे बीजेपी पर कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों पर कई आरोप लगाए गए थे, 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। अखिलेश यादव ने जब एक्स पर पोस्ट करते हुए भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। कैसे देखते हैं उस दिन को और आज जिस तरीके से नतीजे आए? बिल्कुल, देखिए जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन कई ऐसी वीडियो थी जो सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट की जा रही थी। चुनाव आयोग से शिकायत किया। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं उन्होंने कई गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर भी लगाए थे, बीजेपी पर भी लगाए थे और जो तमाम प्रशासनिक अफसर हैं जो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे उन पर लगाए थे और वीडियो लगातार वायरल हो रही थी। चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया कई मामलों का। उसमें 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था, कई पुलिसकर्मियों को हटाया गया था ड्यूटी से, कई जो मतदान अधिकारी थे उनको हटाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने अच्छे अंतर से जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी। उसी दौरान अगर भाजपा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगा रही थी कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में वो बुर्का पहनकर वोट करने जा रहे हैं। इसकी शिकायत बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से की थी। तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे, लेकिन जो आज मतगणना के बाद जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी एक मजबूत स्थिति में दिखी। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक कमजोर स्थिति में इस बार के उपचुनाव में दिखाई पड़ी। 2 सीट उसके हाथ से निकल गई। जो हम लोगों ने देखा था कि आखिर 24 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से 3 सीटों वाली समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत हासिल की और 6 सीटें कांग्रेस को भी दिला दी गठबंधन में। ठीक है, नदीम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं मैनपुरी से। और करहल सीट पर देखिए समाजवादी पार्टी ने अपने गढ़ को तो बचा लिया, साथ ही अगर सीसामऊ को छोड़ दिया जाए तो कई गढ़ जो समाजवादी पार्टी के कहे जाते थे वो गढ़ कहीं ना कहीं ढह गए। और नदीम यहाँ पर जो आंकड़ा रहा वो भी आंकड़ा बेहद कम रहा और अगर इसी तरीके का प्रदर्शन रहा तो 27 के लिए यहाँ पर एक बड़ी चुनौती होगी समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट को बचाना। उस सेंधमारी में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने इस सेंधमारी से अपने 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब ये 2027 का जो परिणाम आएंगे। जी नदीम, आवाज पहुंच रही है आपकी? चलिए, शायद संपर्क टूट चुका है नदीम से और फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे नदीम से। और देखिए कफील हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कफील, अगर बात की जाए तो मैनपुरी सीट का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर जो आंकड़ा रहा वो फूफा और भतीजे में बेहद ही कम रहा। अगर इसी तरीके का आंकड़ा रहा और परफॉर्मेंस रहा तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए अपने गढ़ को बचाने तक में।
बिल्कुल, देखिए जो करहल सीट है उसमें तेज प्रताप यादव ने जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन जो अंतर है वो काफ़ी कम रहा। शुरू में तेज प्रताप काफ़ी अच्छे अंतर से आगे निकले, बीच में बराबरी का भी मुकाबला रहा, लेकिन अंत में जीत दर्ज हो गई। लेकिन करहल में इतने कम अंतर से जीत दर्ज होना ये भी समाजवादी पार्टी के लिए एक इंडिकेशन है, ख़तरे की घड़ी है। अगर आगे समाजवादी पार्टी का फोकस इस सीट पर नहीं रहता है तो नतीजे कुछ और भी आ सकते हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने ये सीट पर जीत दर्ज कर ली है। तेज प्रताप यादव अच्छे अंतर से जीते हैं, 14,000 के लगभग ये वोट है जिसमें जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए अब आने वाला जो 2027 विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी टफ होगा, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। करहल के अलावा और भी जो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में होती थी, लेकिन जो आज के नतीजे आए हैं उसमें काफ़ी लचर प्रदर्शन देखने को मिला। कई आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए थे कि धांधली के, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने कार्रवाई की उसके बाद आज जब मतगणना हुई, मतगणना के दौरान भी कोई ख़ास शिकायतें नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। ओवरऑल इस वक्त बीजेपी काफ़ी खुश है और मजबूत स्थिति में है। बीजेपी को अब प्लानिंग करनी है 2027 विधानसभा चुनाव की, और समाजवादी पार्टी को अपनी फील्ड तैयार करनी है 2027 विधानसभा के लिए। और कफिल कह सकते हैं कि ये जो कुदरकी वाली सीट रही है ये दूसरी अयोध्या रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी उसके बाद अब कुदरकी में तो उम्मीद नहीं थी बीजेपी को। हालांकि दौरे पर दौरे लगातार चल रहे थे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अयोध्या जीत ली उसी का बदला लिया गया है कुदरकी में। बिल्कुल, देखिए अयोध्या में जिस तरह से अवधेश प्रसाद ने ये जीत दर्ज की थी और पूरे देश में ये सीट चर्चा का विषय बनी हुई थी। आज भी उनका इंटरव्यू आता है, लोग उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, लेकिन जो मुरादाबाद वाली सीट है उस पर जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज की है उसके बाद ये भी काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। काफ़ी मजबूत स्थिति में वहाँ पर बीजेपी दिखाई पड़ी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, आसानी से समाजवादी पार्टी ये सीट निकाल लेगी। लेकिन जो बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह हैं उनको जब मतगणना के दौरान जब काउंटिंग शुरू हुई और वो जब बढ़त बनाना उन्होंने शुरू किया और अंत में आते आते 1,43,000 वोट से उन्होंने जीत दर्ज कर ली, ये काफ़ी चौंकाने वाला था। खुद जो अन्य ज़िलों के लोग थे उनको विश्वास नहीं हो रहा था। जो कुंदरकी के मतदाता थे उनको तो पता था उन्होंने किसको वोट दिया है। तो फिलहाल ये सीट काफ़ी दिलचस्प रही, काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। अयोध्या में जैसे अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की, वैसे ही मुरादाबाद की कुंदरकी जो सीट है उसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की। ये भी काफ़ी बड़ी जीत है समाजवादी पार्टी के लिए। काफ़ी चिंता के संकेत हैं आने वाले हैं कि आखिर क्या तस्वीरें हैं यहाँ पर। मैनपुरी के करहल सीट की जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं कसक रह गई समाजवादी पार्टी के दिल में। देखिए, समाजवादी पार्टी के दिल में जो कसक है वो कसक उनके कारणों से है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोकल स्तर पर, जिला स्तर पर जो अंदरूनी कलह थी वो आज कलह का परचम फूटा है, और जो घड़ा जो फूटा है वो उसका यही परिणाम है कि जो जीत का मार्जिन कम हुआ है, क्योंकि जो वोट परसेंटेज कम हुआ था उससे अंदाज लगाया गया था कि ये गेन किसको तक होगा, भारतीय जनता पार्टी को होगा या समाजवादी पार्टी को। लेकिन जब आप परिणाम आए हैं और परिणाम आने के बाद में जब जो जीत का अंतर था वो सिर्फ 14,704 से जो जीते हैं, उसका कारण कुछ और नहीं है। उसका कारण समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह, जो वोटर थे जो जिनके टच में थे, तो उन नेताओं ने पूछा कार्यकर्ताओं से और जनता से कि साहब किसको वोट किए, तो साफ कहना था उनका कि आपकी मर्जी है उसको देना। जो नेता थे, नेताओं ने जनता की बात को इग्नोर किया और जनता की बात पे खरे नहीं उतरे, जनता को आश्वस्त नहीं कर पाए। उसका ये परिणाम होगा या 14,704 से 23,000 को जीत हुई। हालांकि अगर यही बात की जाए, अखिलेश यादव जो उपचुनाव जीते थे तो यही 66,700 कुछ वोटों से जीते थे। उस समय क्या था, अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़ रहे थे और डोर टू डोर जाके 1 to 1 अपने मतदाताओं से मिल रहे थे, उनके सुख दुख को शेयर कर रहे थे।
इसमें समाजवादी पार्टी का जो संगठन है, जो जिले की कारखाने है, उसमें कई फाट हो चुके हैं और उन फाट को समाजवादी पार्टी मैनेज नहीं कर पाई है, आप अपने तालमेल नहीं बैठा पाई है, उनको एकजुट नहीं कर पाई है। उसका ये परिणाम है कि आज जो 14,704 वोटों से जिस तेज प्रताप विजयी हुए हैं वो है। अगर ये जो गिरोह ब्लॉक आता है उसका जो ओछा एरिया आता है, अगर उस ओछा एरिया से समाजवादी पार्टी को बढ़त ना मिली होती तो आज परिणाम कुछ और ही कहलाए जाते। जो मैं लगातार कहता चला आ रहा था कि हालात कुछ भी हो सकते हैं, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन आज जब मतगणना हो गई है उसके बाद में ये मैं खुल के कह सकता हूँ कि परिणाम जो आए हैं वो समाजवादी पार्टी ने भले ही स्वीकार कर लिए हो, लेकिन इस परिणाम पे चिंतन मंथन विचार जरूर करना चाहिए। और जो इस लायक थे, जो पार्टी को बड़ी जीत दिला सकते थे, उन्होंने जो गद्दारी कहेंगे सबको गद्दारी की है, उनके खिलाफ जब तक कठोर कार्रवाई, अनुशासनहीनता की कार्रवाई ना करेगी समाजवादी पार्टी, तो जब तक परिणाम इस तरीके के आते रहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास होने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसी थी, उसके पास समाजवादी पार्टी के पास होने के लिए कुछ नहीं था, उस भारतीय जनता पार्टी को पाने के लिए सब कुछ था, होने के लिए कुछ नहीं था। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि पिछले एक लंबे इतिहास दिख रहा है, जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने मतदाता के वोट इस बाई इलेक्शन में प्राप्त किए हैं, ये आज से पहले कभी नहीं हुए हैं। तो इससे एक अंदाजा लगाया जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो मत मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी 2027 में इसको गेन कर लेगी, और अगर अच्छे से इसको चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो गढ़ जो कहा जाता है, गढ़ था जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम से गढ़ जाना जाता था, उसमें सेंधमारी हो सकती थी। ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए। और कफील हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कफील मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इससे पहले हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ के खैर में आज विधानसभा उपचुनाव के नतीजे फिलहाल आ चुके हैं, और अब क्या कुछ अपडेट जानकारी वहां से मिल पा रही है? कौन कौन से मुद्दे रहे जो समाजवादी पार्टी यहां पर भांप नहीं पाई, और लगातार देखा जाए तो 24 के लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरी हार है अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की। देखिए, अलीगढ़ की खैर विधानसभा पर जो प्रत्याशी हैं भाजपा के सुरेंद्र दिलेर ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ये उनके परिवार में तीसरी जीत, मतलब तीसरी पीढ़ी है जो राजनीतिक गलियारे में आई है और एक विधायक के रूप में चुनकर। अगर यहाँ मुद्दों की बात की जाए तो भाजपा का एक, जैसे कि मुख्यमंत्री ने एक ज्यादातर जो बयान दिया पूरे प्रदेश में दिया, अलीगढ़ में आकर भी दिया, उन्होंने दिया बटोगे तो कटोगे। तो ये बयान कहीं ना कहीं जो है उन सभी लोगों को जोड़ने के रूप में काम आया। वहीं उन्होंने एएमयू के मुद्दे को भी मंच से जो यहाँ से जो है मंच से कहा, और एएमयू पे भी उन्होंने टिप्पणी की। ये उनके लिए ये भी काम में आया। और बात की जाए अगर वहाँ जातीय समीकरण की, तो जातीय समीकरण को अगर इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बटोगे जो कटोगे वाले नारा या बिल्कुल जो सेट बैठा है, जो कि जो अलग अलग जो समाज के जो लोग हैं सभी लोग एकजुट हुए। कहीं ना कहीं उनका जो वोट है, क्योंकि 1 लाख से अधिक जो है वोट जो सुरेंद्र दिलेर को मिला है, जबकि पूरा जो वोट पड़ा था 1,87,000 के करीब पड़ा है, उसमें से 1 लाख से अधिक वोट सुरेंद्र दिलेर को अकेले मिला है। वहीं अगर मुद्दों की और अगले बात की जाए तो जाम की समस्या है, तो भाजपा के जो बड़े बड़े नेता उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जो बाईपास बन रहा है, बाईपास जो बन के तैयार होगा उसके लिए जो है लगभग फाइल पूरी हो चुकी है, और चुनाव के बाद उसको बाईपास मिल जाएगा। यानी कि जो जाम की समस्या का जो दूर करने का जो फैसला था पब्लिक के बीच में उन्होंने अच्छी तरह से फैलाया, उनको लगा कि हाँ जाम की समस्या दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य की बात की जाए तो उन्होंने स्वास्थ्य पे भी जो है नजर बनाने की कोशिश की और कहा क्या ट्रामा पे काम चलेगा, यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वहाँ पे सुधारी जाएगी, सरकारी व्यवस्था। और स्कूल और कॉलेज की बात आ रही थी, वो उसके लिए बात कही। वहीं जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो बनी है महेंद्र प्रताप, उसको भी मुद्दे में शामिल किया गया, जो कि खैर विधानसभा के बिल्कुल करीब आता है, उसको उसमें पड़ता है। और इसके अलावा जो डिफेंस कॉरिडोर है उसको भी उन्होंने जो है अक्सर करके मंच से बयान में लिया, वो डिफेंस कॉरिडोर भी उनके सामने रखा। इस तरह के मुद्दे जो तमाम तरह के रहे। वहीं एक और चीज आती है भाजपा के जीत और समाजवादी पार्टी की हार की। वो एक मुख्य कारण ये भी नजर आता है
कि भाजपा जो है ठीक है। एनडीए की जी। एनडीए बनती गई, क्योंकि आरएलडी उनके साथ रही और यहाँ ठीक पे है। जैन ठीक है चौधरी ने भी मुकेश, जो है ठीक है। जाटों को ठीक है साधा। मुकेश, बहुत बहुत और शुक्रिया वहीं- हमारे साथ और जुड़ने वहीं के अगर लिए। बात की आप जाए, दोनों का, कफील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल निष्कर्ष आज का यही है कि 6 सीटों पर बीजेपी, 1 पर आरएलडी और साथ ही साथ 2 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।